डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। इसके तुरंत बाद उन लिमिट स्टॉक डुकाटी बाइकों को भी सभी के सामने पेश किया गया। उस पाले से ओढ़े कांच के दरवाजे के पीछे की जगह बहुत बड़ी नहीं है, लगभग 50 या 60 मीटर। गौर से देखने पर यह एक चमकते हुए मंच की तरह था। छत पर अलग अलग झूमरों की चमक के नीचे कुल मिलाकर 5 डुकाटी बाइक्स खड़ी थीं, जो चमक रही थीं और आपकी आंखें हटाना नामुमकिन था। पांचों कारों के शरीर एक तेज लाल रंग दिखाते हैं, बिल्कुल क्लासिक फेरारी रेड की तरह। लोगों को गति और जुनून का एहसास कराता है, जैसे कि इस डुकाटी को चलाने से लोगों के जोश बढ़ सकते हैं। ये शरीर की सबसे पुरानी ताकत को बाहर लाने का जिस करता है, और वो जान पहचान वाला एल आकार का 2 सिलेंडर इंजन, क्रोम मोलिब्डेनम मिलाकर बना स्टील का मजबूत फ्रेम का सबसे अच्छा प्रदर्शन, और उस पर बनी बॉडी लाइन ज्यादा तकनीकी और फ्यूचर जैसी लगती है, जैसे कि ये कारें किसी आने वाले जमाने से आए हैं। स्पीड मशीन, पांचों डुकाटी एक साथ चलती थीं, और भले ही वे चुपचाप वहां रुक जाती थीं, लेकिन वे एक जबरदस्त नजारा पेश करती थीं। बिना किसी शक के, चाहे सड़क पर हो या ट्रैक पर, ये लिमिटेड स्टॉक डुकाटी जरूर से सबसे ज्यादा आकर्षक सितारे हैं। यहां तक कि आयान जैसा एक नॉर्मल लड़का जो बाइकों के बारे में बहुत कम जानता है, वह इन बाइक की खासियत को महसूस कर सकता है। इस समय बिक्री कुछ खजानों की तरह है इन लिमिटेड स्टॉक डुकाटी को पेश करते हुए। प्रत्येक छोटा नहीं है। यह कहा जा सकता है कि यह रफ्तार और तकनीक का मेल है। जरूर से मूल्य भी ज्यादा है। सबसे सस्ता 1 करोड़ से शुरू होता है। एक लग्जरी कार खरीदने के लिए काफी है। अंत में मेल सेल्समैन ने बीच की स्थिति में डुकाटी पर अपनी नजर घुमाई, जानबूझकर रुका, एक गहरी सांस ली और फिर एक रोमांचक लहजे में परिचय दिया। हर कोई, प्लीज मुझे आपको हमारे स्टोर के खजाने से परिचित कराने दें। वह कार जिसे दिग्गज ड्राइवर बैरी सीन ने कभी चलाया था, डुकाटी डेस्मोसेडेसी आरआर। क्या यह रेसिंग चैंपियन है, सीन की कार? यह सुनकर सानवी की पुतलियां अचानक सुई की तरह सिकुड़ गईं। उसका मुंह चौड़ा हो गया और उसने उस डुकाटी को न विश्वास होने वाली नजर से देखा, जैसे कि किसी मुश्किल से मिलने वाले खजाने को देख रही हो। ब्रिटिश चैंपियन ड्राइवर, बाइक रेसिंग उद्योग में उनका दर्जा F1 रेस में फेरारी किंग के बराबर है, और उनका जीवन पुराने जमाने की कहानी जैसा है। मोटर रेस स्वाभाविक रूप से कारों की तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है, खास तौर से बड़े पैमाने पर बाइक कंपटीशन में हर सवार बिजली की तरह तेजी से समय के खिलाफ दौड़ रहा है। दुर्घटना की स्थिति में पूर्ण सुरक्षा उपकरण के बावजूद नग्न बाइक चालक को अभी भी मौत का खतरा होगा, जो कि मौत के साथ टकराव है। साधारण लोग न केवल सीरियस चोटों का सामना करेंगे, बल्कि एक बार बाइक से गिरने के बाद एक बड़ी मनोवैज्ञानिक छाया भी छोड़ देंगे, और वे जीवन भर बाइक चलाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। और बैरी सीन 1975 में अपने हाथ, पैर, कॉलर बोन और पसलियों के कई फ्रैक्चर के साथ एक दौड़ में सीरियसली से घायल हो गए थे। उपस्थित डॉक्टर ने उन्हें उनके रेसिंग करियर के लिए मौत की सजा सुनाई। बैरी सीन को कौन जानता है? सीन ने न केवल जल्दी ठीक होने के लिए अपनी इच्छा शक्ति और उच्च तीव्रता वाले एक्सरसाइज पर भरोसा किया, बल्कि 1976 और 1977 में 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती। उनके बारे में कहानी एक फिल्म में भी बनाई गई और बड़े पर्दे पर दिखाई गई। दुनिया के किसी भी बाइक उत्साही के लिए बैरी सीन बस एक शिखर मूर्ति है। उनकी पहले की कार और भी आकर्षक है। यह ऐसा है जैसे किसी पुरानी इंडियन आर्ट का कोई दीवाना अचानक वहीं तलवार को देख ले, जिसे उसके गुरु तब इस्तेमाल किया था। काफी देर बाद उसने मेल सेल्समैन से मुंह खोला और पूछा, माफ कीजिए, इस डुकाटी डेस्मोसेडेसी आरआर की कीमत अब क्या है? मिस, ये कार हमारे स्पेशलिटी स्टोर के मालिक ने खरीदी थी। इंग्लैंड में एक कलेक्टर से इसे खरीदने में बहुत मेहनत लगी थी। उस समय इसकी कीमत 5 करोड़ थी, मेल सेल्समैन ने कहा। हिस्सा यह सुनकर आसपास के सभी लोग सांस रोके नहीं रह सके। विनिमय दर के अनुसार 5 पाउंड 4 करोड़ से ज्यादा इंडियन रुपए के बराबर है। बाइक की कीमत का तो जिक्र ही नहीं, आप बेंटले या रोल्स रॉयस भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा
यह केवल मूल खरीद मूल्य है। आज कीमत कहीं नहीं बढ़ी है। इस समय मेल सेल्समैन ने जारी रखा, मिस, मैं देख सकता हूं कि आपको यह डुकाटी बहुत पसंद है, लेकिन चाहे कीमत कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, मुझे इसे आपको बेचने का कोई ज्यादा आर नहीं है, क्योंकि यह हमारे बॉस का निजी संग्रह है। बिक्री के लिए नहीं, केवल कस्टमर्स को देखने के लिए। किसी ने पहले एक बार 10 करोड़ इंडियन सिक्कों की कीमत की पेशकश की थी, लेकिन हमारे बॉस ने भी साफ तौर से मना कर दिया। यह सुनकर सानवी की आंखों में अंधेरा छा गया और निराशा का एक भाव उभरा। जो लोग डुकाटी आयातित विशेष स्टोर खोलने में सक्षम हैं, उन्हें भी पैसे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस समय इस कार्य राजा की कार के लिए यह स्वाभाविक रूप से एक अच्छी कार है और प्यार को काटना बिल्कुल नामुमकिन है। दूसरी तरफ राज भी चुप था। असल में वह सानवी के सामने अपने पैसे की ताकत को दिखाने और एक झटके में उसका दिल जीतने के लिए इस काले सोने के कार्ड पर भरोसा करने वाला था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह डुकाटी इतनी महंगी हो सकती है। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि मालिक ने बेचने से इनकार कर दिया। भले ही उसने ऐसा किया हो, राज जरूर से सानवी को खुश करने के लिए 10 करोड़ खर्च नहीं करेगा। इतने पैसे, इतने कि वह कई यंग मॉडलों का रोल निभा सके। हालांकि सानवी खूबसूरत है, लेकिन यह उसे पूरी तरह से पागल करने के लिए काफी नहीं है। सानवी के नुकसान को देखकर सेल्समैन ने कहा, यह लड़की सच में इस कार्य राजा के अलावा दूसरे 4 बाइक्स भी मुश्किल से मिलने वाले लिमिट स्टॉक हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि लखनऊ को छोड़ दें, भले ही आप पूरे उत्तर प्रदेश को देखें, आपको यह नहीं मिलेगा। जहां तक डुप्लीकेट की बात है, तो केवल बिजनेस मार्केट में हमारा डुकाटी फ्लैगशिप स्टोर ही इसे बेच सकता है। बिजनेस मार्केट। यह सुनकर आयान, जो पहले चुप था, ने अचानक अपनी भौहें उठाईं और जोर से पूछा, क्या यह सीपी ग्रुप के तहत एक मॉल है? इससे पहले आयान सानवी की बाइक के पास आया था और सानवी से बाइक से उतारकर रेस्तरां में ले गई। लखनऊ शहर में कई शॉपिंग मार्केट हैं। आयान पहले कभी यहां नहीं आया है, इसलिए उसने उन्हें कभी नहीं पहचाना। लेकिन जब उसने यह सवाल सुना, तो मेल सेल्समैन और राज और दूसरे लोगों ने उसे बेवकूफ़ी भरी नजरों से देखा। राज के कई छोटे भाइयों ने भी मजाक किया, मैं सच में एक देहाती लड़का हूं जिसने कभी दुनिया नहीं देखी। मैं ग्रैंड मार्केट भी नहीं जानता। इस तरह के हाई एंड मॉल में एंटर करने वाला यह लड़का पहला नहीं होना चाहिए। आपको इस बच्चे पर पूरा ध्यान देना होगा। अगर वह बाइक तोड़ता है तो आप शायद उसे बेचने का जोखिम नहीं उठा पाएंगे। आयान ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। सानवी की ओर देखा और कहा, सानवी, क्या आपको बीच में डुकाटी वाकई पसंद है? सानवी ने यह सुनने के बाद धीरे से सिर हिला दिया, जैसे बिना सोचे हां कह दी हो। लेकिन अगले ही पल उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब भाव चमक उठा। मुझे नहीं पता कि आयान ने अचानक क्यों पूछा। अचानक आयान ने पलटकर बीच में कार किंग की ओर इशारा किया और मेल सेल्समैन से कहा, वह डुकाटी मुझे चाहिए। उसकी आवाज बहुत ही मीठी और शक्तिशाली थी, जिसमें हार न मानने वाली जिद थी। आहम। मेल सेल्समैन ने सूखी खांसी ली, भौहें सिकोड़ी और आगे कहा, सर, क्या मैं अभी भी साफ नहीं हूं कि मैंने क्या कहा? यह हमारे बॉस का पर्सनल संग्रह है। चाहे आप कितना भी चार्ज करें, हम इसे नहीं बेचेंगे। हाँ, बेशक मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज बिना बिके नहीं रह सकती। वे इसलिए नहीं बिकती क्योंकि उन्हें दी जाने वाली कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती। मुझे विश्वास है कि इस कार्ड को देखने के बाद आप जरूर से इस डुकाटी को बेचेंगे। यह कहते हुए आयान ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। अगर यह दूसरी जगहों पर होता तो आयान वाकई शक्तिहीन होता, लेकिन यहां यह सुपर ब्रांड मार्केट है। कुछ समय पहले आयान ने सीपी ग्रुप के चेयरमैन कैलाश की जान बचाई थी। आभारी होने के लिए कैलाश ने उन्हें पूरी तरह से प्लैटिनम से बना एक वीआईपी कार्ड दिया और कहा कि जब तक वह सीपी ग्रुप के तहत उद्योग में उपभोग करते हैं, तब तक सभी ऑर्डर मुफ्त हैं। बगल में आयान ने जो कुछ भी इतनी कसम खाते हुए कहा, उसे सुनकर लगभग सभी ने अपनी आंखें उसके हाथ में कार्ड पर घुमाईं और वे और भी ज्यादा उत्सुक हो गए। क्या यह पॉसिबल है? क्या यह कार्ड राज के काले सोने के कार्ड से ज्यादा शक्तिशाली है? डुकाटी स्टोर में
सभी की नजरें आयान के हाथ में कार्ड पर केंद्रित थीं और वे और भी ज्यादा उत्सुक थे। राज की आंखें और भी ज्यादा चमक उठीं, एक सुरक्षा भाव दिखाते हुए, और अपने दिल में कहा, क्या यह पॉसिबल है कि आपके सामने यह लड़का, वह जो सुअर होने का ड्रामा करता है और बाघ को खाता है, एक सुंदर लड़का नहीं है? लेकिन भले ही वह अपना सिर फोड़ना चाहे, वह किसी अन्य कार्ड के बारे में नहीं सोच सकता जो उसके काले सोने के कार्ड से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। यह देखकर कि आयान की आवाज इतनी मजबूत थी, सेलर का दिल कांप उठा और उसने उपेक्षा करने की हिम्मत भी नहीं की और जल्दी से दोनों हाथों से कार्ड ले लिया। हालांकि मेल सेलर ने कार्ड के आगे और पीछे दोनों को देखा, लेकिन थोड़ी सी भी खासियत पर ध्यान नहीं दिया। यह न तो यह दर्शाता है कि यह किस बैंक का है और न ही संबंधित कार्ड नंबर। कार्ड के सामने केवल एक नंबर उकेरा गया था, 7। इस नंबर को देखते हुए मेल सेल्समैन के चेहरे पर एक शक का भाव दिखाई दिया और उसने थोड़ी देर के लिए आयान को देखा और कहा, सर, मुझे दुख है, मैंने इस तरह का कार्ड नहीं देखा है। प्लीज यहाँ एक पल रुकें, मैं मैनेजर से निर्देश मांगूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, आयान ने हल्के से कहा। जब वह आना चाहता था तो इस तरह का वीआईपी प्लैटिनम कार्ड जिसे कैलाश ने पर्सनली दिया था, बहुत कीमती होना चाहिए और यह बहुत सामान्य है कि नॉर्मल बिक्री इसे नहीं जानती, लेकिन जब मैनेजर आएगा तो वह जरूर से इसे पहचान लेगा। थोड़ी देर बाद सेल्समैन और 40 साल का एक मिडिल एज का आदमी चला गया। सूट और चमड़े के जूते पहने हुए मिडिल एज के आदमी ने अपनी निगाह सबके सामने उठाई और फिर उसने कहा, सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश कुशवाहा है। मैं इस डुकाटी बाइक स्टोर का मैनेजर हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह कार्ड किसका है? यह मेरा है, आयान ने गहरी आवाज में कहा। यह सज्जन। इस समय मैनेजर प्रकाश के चेहरे पर एक अजीब सी झलक दिखाई दी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, पूरे सम्मान के साथ, हमने यह कार्ड कभी नहीं देखा है। नॉर्मल तौर पर वीआईपी कार्ड पर कम से कम जारी करने वाली इकाई, कार्ड नंबर और अन्य जानकारी होगी, लेकिन इस कार्ड पर कुछ भी नहीं है, केवल संख्या 7 है। हमने इसे पोज मशीन पर स्वाइप करने की कोशिश की, लेकिन पोज मशीन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसलिए मेरी राय में इस कार्ड का 80% हिस्सा नकली है या इसे किसी छोटी कार्यशाला द्वारा निर्मित किया गया है। यह बेकार है। जैसे ही आवाज गिरी, आसपास के लोगों के भाव बदलने में मदद नहीं कर सके और आयान की आंखों में नजर तुरंत नाटकीय रूप से बदल गई। हा। अचानक राज ने एक बड़ा चुटकुला सुना और उसने बेलगाम हंसी का एक विस्फोट किया। वह आगे पीछे झुका और आंसू निकलने ही वाले थे। फिर उसने आयान को गुस्से से देखा। हाँ, बदबूदार लड़के, बस तुम्हारी आवाज सुनी, मुझे लगा तुम बहुत बढ़िया हो। बहुत दिनों बाद यह एक ढोंगी अपराधी निकला। ढोंगी की तरह ढोंगी, इसलिए मैंने कहीं से भी कूड़ा कचरा उठा लिया। कार्ड हमें बेवकूफ बनाने की तरह, सच में हमें मूर्खों की तरह मानता है। इसके तुरंत बाद राज के छोटे भाइयों ने भी मजाक उड़ाया। हाँ, आयान, मुझे डर है कि इस तरह के बदबूदार लड़के को कुत्ते खा जाएंगे। भले ही तुम करों के बारे में शेखी बघारते हो और अपराध न करने का दिखावा करते हो, लेकिन इतना बेहुदा मत बनो। जब इस बच्चे ने अभी खाया तो वह खाने का भुगतान नहीं कर सकता था और उसे अभी भी इसके लिए मिस सानवी की जरूरत है। वह अब कीमती डुकाटी कैसे खरीद सकता है? चिपक गया। इस समय राज आयान के पास गया, अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया, अपने नाक आसमान में उठाने की इच्छा से, और फिर कृपा की नजर के आंखों से आयान को घूरते हुए कठोर रूप से कहा, लड़के, मुझे तुम्हें एक शब्द सिखाना है। जो लोग भयानक होने का दिखावा करने की क्षमता रखते हैं और जो बेवकूफ होने का दिखावा करने में सक्षम नहीं है। और अब मेरी नजर में तुम एक बेवकूफ हो। जैसे ही उसने यह कहा, आयान की आंखें आधी अधूरी हो गईं, एक तेज तलवार जैसी रोशनी में फट गईं। ठोसता की एक आश्चर्यजनक आभा, जैसे कि ब्रह्मनदी अपने तटबंध को तोड़ती है, राज की ओर हिंसक रूप से बाहर आई। राज को केवल यह महसूस हुआ कि उसे किसी भयानक जानवर द्वारा घूरा जा रहा था। एक ठंडी हवा आई और उसका खून जम गया। वह बिना सोचे समझे कुछ कदम पीछे हट गया और बिना इच्छा से उस गति से आजाद हो गया। फिर उसने आयान को सीरियसली देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, लड़के, क्या यह पॉसिबल है कि तुम यहां रहना चाहते हो?
क्या तुम मेरे साथ ऐसा करना चाहते हो? जैसे ही आवाज गिरी, उसके पीछे के छोटे भाई अचानक आगे बढ़े और आयान को घेर लिया। थोड़ी देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस समय सानवी का चेहरा परेशान दिखाई दिया। उसके निचले होंठ पर दांतों की एक लाइन कटी हुई थी और राज की मुट्ठी कसकर बंद थी। उसे आयान के पीछे जाने की चिंता नहीं थी। आखिरकार उसने आयान का कौशल देखा था। कुछ ही मिनटों में उस रात दर्जनों तेज रफ्तार दलों को आयान ने आसानी से मार डाला। उसके सामने राज और उसके कई परिचारक सभी ऐसे दोस्त थे जिनके पास मुर्गे को रोकने की शक्ति नहीं थी और वे आयान के लिए उन्हें हराने के लिए काफी नहीं थे। हालांकि लोगों के इस ग्रुप की पहचान तेज रफ्तार दल से अलग है। दूसरे लोग फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर राज को शहर में अपने उच्च पद वाले का नेतृत्व करने के लिए हराया जाता है तो यह भयानक होगा। हालांकि सानवी और आयान के बीच कई टकराव और उलझने थे, लेकिन उसके दिल में वह जरूर से आयान की तरफ थी। अगले ही पल सानवी अचानक आयान के पास चली गई। उसकी आस्तीन खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, आयान भूल जाओ, चलो अब चलते हैं। मेरे पास उनके साथ कोई नॉर्मल भाषा नहीं थी। अभी अभी उस आदमी राज ने बुरा भला कहा है, तुम्हें कुत्ते से कटवाना चाहिए। क्या यह पॉसिबल है कि तुम अभी भी काटोगे? आयान का दिल थोड़ा हिल गया जब उसने ये शब्द सुने। वह अपने लिए सानवी की चिंता को महसूस कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, सानवी, मैं अभी नहीं जा सकता। मैंने अभी तक तुम्हारे लिए वह डुकाटी नहीं खरीदी है। ये शब्द सुनकर सानवी इतनी नाराज हुई कि उसने लगभग अपने पैर पटक दिए। उसके ख्याल से आयान रात के खाने का खर्च भी नहीं उठा सकता था। उसने अभी उसके लिए यह डुकाटी खरीदने की बात क्यों कही? शायद अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन अब मैंने उसे एक कदम नीचे कर दिया, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इससे सानवी थोड़ा असंतुष्ट हो गई और आयान के दिल में उसकी छवि अचानक कई बिंदुओं से बदल गई। और अचानक आयान ने पलटकर राज और दूसरों को देखा और जारी रखा, अगर किसी आदमी को कुत्ते ने काट लिया है तो जरूर से कुत्ते की तरह वापस काटना नामुमकिन है। लेकिन अगर यह मैं होता तो मैं सीधे कुत्ते को मार देता। बदबूदार लड़के, क्या तुम मुझे डांटने की हिम्मत करते हो? राज ने गुस्से से कहा। हाँ राज, मैंने तुम्हें नहीं डांटा। मैं अपने कुत्ते को डांट रहा था और काट रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी में यह स्वीकार करोगे कि तुम कुत्ते हो। आयान ने हल्के से कहा। उसका लहजा चुटकुलों से भरा था। क्या बदबूदार लड़के हैं जिसके दांत तीखे हैं? तुम मौत की तलाश में हो? राज ने अपने दांत पीसते हुए कहा। मूल रूप से सुंदर चेहरे की खासियत एक साथ मुड़ गई, बेहद घिनौनी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह कुछ समय के लिए आयान की भाषा के जाल में फंस जाएगा। दूसरी तरफ सानवी का चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। आज आयान और राज ने अपनी खाल पूरी तरह से फाड़ ली है। राज में साफ तौर से असली आग थी। अगर वह पारिवारिक शक्ति का उपयोग करता तो चीजें बड़ी हो जाती। सानवी ने अपने दिल में सोचा कि क्या उसे अपने गॉडफादर को बुलाना चाहिए और उसे हस्तक्षेप करने के लिए कहना चाहिए। हालांकि उसके गॉडफादर आखिरकार अंडरग्राउंड दुनिया से हैं और राज के पिता शहर में एक बड़े बॉस हैं। अगर उसके गॉडफादर इस मामले में जल्दबाजी में हस्तक्षेप करते हैं तो यह जरूर से एक बेकार सिचुएशन में आ जाएगा। लेकिन इस समय आयान की आभा अचानक बदल गई। उसका सिर ऊंचा हो गया, उसकी आंखें तेज हो गईं और एक तेज झटका। राज और दूसरों की उजागर त्वचा ने भी तेज हवा का डंक महसूस किया। अगले ही पल आयान ने गहरी आवाज में कहा, हु राज, आपने ऐसा नहीं कहा। शक्तिशाली न्यूबी होने का दिखावा कर रहे हैं, शक्तिहीन मूर्ख होने का दिखावा कर रहे हैं। तो अब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कौन अद्भुत है और कौन मूर्ख। जैसे ही उसने यह कहा, राज्य के चेहरे पर तिरस्कार दिखा और ठंडे आवाज में कहा, बदबूदार लड़के, जब तुम मरोगे तो तुम कठोर होने की हिम्मत करोगे। यह पहली बार है जब मैंने तुम्हारे जैसा उत्पीड़क देखा है। हे तुम छोटे चरित्र, मैं तुम्हें कुचलना चाहता हूं। जैसे किसी चींटी को कुचलना उतना ही आसान है। हालांकि जब उसने राज का मजाक सुना तो आयान ने उसकी बात अनसुनी कर दी।
उसने राज के साथ बेकार की बातें करने का कष्ट नहीं उठाया। इसके तुरंत बाद उसने तुरंत अपना सेल फोन निकाला और सीपी ग्रुप के चेयरमैन कैलाश को फोन किया। जब आयान ने फोन किया तो कैलाश ग्रुप में एक हैंग लेवल की बैठक कर रहे थे। जिंगल बेल घंटी सुनने के बाद कैलाश ने अपनी भौहें उठाईं और थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस किया। उसके पास कुल 3 मोबाइल फोन हैं। पहला एक काम का मोबाइल फोन है जिसका इस्तेमाल नॉर्मल तौर पर व्यावसायिक भागीदारों से बात करने और संपर्क करने के लिए किया जाता है। दूसरा एक पारिवारिक मोबाइल फोन है जिसके बारे में सिर्फ उसके परिवार और उसके नज़दीकी लोग ही जानते हैं। लेकिन ऐसी ज़रूरी बैठकों के दौरान कैलाश हमेशा इन दोनों मोबाइल फोन को बंद कर देते हैं। आखिरकार अध्यक्ष के तौर पर उन्हें नीचे के कर्मचारियों के लिए एक उदाहरण पेश करना होता है। इसके अलावा उनके पास एक खास मोबाइल फोन भी है जो साल के 365 दिन 24 घंटे कभी बंद नहीं होता। इसके बावजूद यह फोन पूरे साल में कुछ बार नहीं बजेगा क्योंकि इस फोन को जानने वाले बहुत कम लोग हैं और उनमें से हर कोई लखनऊ शहर में एक बड़ा आदमी है। जब भी यह फोन बजता है तो इसका मतलब अक्सर कुछ बड़ा हुआ होता है। इसलिए इस समय जब उसने रिंगटोन सुनी तो कैलाश की आंखें गरिमापूर्ण थीं। उसका चेहरा सीरियस था और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन निकाल लिया। हालांकि जब उसने कॉल करने वाले का नाम देखा तो वह थोड़ा चौंक गया। डॉक्टर आयान। कुछ दिनों पहले कैलाश को ब्रेन हेमरेज हुआ था और यहां तक कि लखनऊ का किंग भी असहाय था। आयान ने उसे मौत के दरवाजे से वापस खींच लिया। बाद में आयान ने अपने गबाला के लिए एक नीलमणि पेंडेंट का भी इस्तेमाल किया। कैलाश की नजर में आयान जो लड़का है लगभग हमेशा किसी पुराने परिवार का बच्चा होता है और उसकी फ्यूचर की उपलब्धियां असीम हैं। इसलिए कैलाश ने अपना नंबर इस खास मोबाइल फोन में सेव किया। इस समय आयान का कॉल देखकर वह स्वाभाविक रूप से तिरस्कार करने की हिम्मत नहीं करता था। उसने तुरंत फोन उठाया और सम्मानपूर्वक कहा, डॉक्टर आयान, आपका क्या आदेश है? दूसरी ओर मीटिंग रूम में सीपी ग्रुप के हाई लेवल के मेंबर तुरंत हैरान रह गए जब उन्होंने कैलाश का सम्मानजनक रवैया देखा। सीपी ग्रुप उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख करदाता है जो हर साल करों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करता है। कैलाश की वर्तमान स्थिति के साथ जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के नेताओं का स्वागत किया तब भी वे विनम्र नहीं थे, लेकिन अब उनके लहजे में सम्मान के अलावा उनके लहजे में विनम्रता और दयालुता का भी आभास है। अचानक मैदान में सभी के दिलों में एक शक पैदा हो गया, कौन पवित्र आदमी है जो बुला रहा है? हालांकि आधे मिनट के बाद कैलाश गुस्से में था और धीमी आवाज में चिल्लाया, क्या इस तरह की बात है? डॉक्टर आयान, चिंता न करें। क्या यह इस शहर में नया बना हुआ बिजनेस मार्केट है? मैं तुरंत भागा। मैं आज आपको इस मामले का संतोषजनक स्पष्टीकरण दूंगा, नहीं तो सीपी ग्रुप के चेयरमैन कैलाश, मैं ऐसा नहीं करूंगा। भले ही एक निश्चित दूरी से अलग हो, सम्मेलन कक्ष में सभी कंपनी के मेंबर्स कैलाश के आवाज में राक्षसी गुस्से को महसूस कर सकते थे। इसके तुरंत बाद कैलाश की तीखी निगाहें सभी के चेहरों पर घूम गईं और उन्होंने मजबूती से कहा, बैठक खत्म हो गई है, अपनी कार लें और तुरंत लखनऊ शहर के बिजनेस मार्केट जाएं। दूसरी तरफ एक डुकाटी बाइक स्टोर में जब आयान ने फोन रख दिया तो उसके आसपास के सभी लोग निर्दयी निगाहों से उसका इंतजार कर रहे थे। अब जबकि उसने अपनी त्वचा को पूरी तरह से फाड़ लिया था, राज ने और भी निर्दयता से मजाक उड़ाया। बदमाश, तुम्हारे जैसा नरम चावल वाला आदमी भोजन के लिए भी भुगतान नहीं कर सकता है और सबके सामने मजबूर होने का ड्रामा करने की हिम्मत करता है। लिमिट स्टॉक का उल्लेख नहीं करना है जो इस कार राजा ने एक बार चलाया था। पूरे स्टोर में कुछ भी आप बाइक नहीं खरीद सकते। मैं देखना चाहता हूं कि आप बचाव के लिए और क्या ला सकते हैं। राज की चिल्लाती हुई उपस्थिति को देखकर आयान शांत और आराम से था। उसके मुंह पर एक हल्की मुस्कान थी। हल्का और हवादार रूप राज के साथ एक टकराव के रूप में लगता था। तुरंत बाद आयान ने हल्के से कहा, राज, तुम जल्दी में क्यों हो? कौन सबसे अच्छा है और कौन बेवकूफ है? आपको पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लड़का, मुझे लगता है कि तुम आदी होने का ड्रामा कर रहे हो। ठीक है, मैं आज तुम्हारे साथ खेलूंगा।
राज ने ठंडे आवाज में कहा, अपने हाथों को अपनी छाती पर रखते हुए आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसके आसपास के छोटे भाइयों का ग्रुप भी ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अच्छे शो का इंतजार कर रहे हों, और उनमें से कोई भी आयान के बारे में आशावादी नहीं था। उनकी राय में डुकाटी बाइक जिसे इस कार किंग ने कभी चलाया था 10 करोड़ रुपए की आसमान छूती कीमत पर बेची गई थी, और मालिक ने इसे नहीं बेचा। यह अचानक आयान जैसे गरीब लड़के को कैसे बेचा जा सकता है? इस समय सानवी ने चुपचाप आयान की आस्तीन खींची, उसकी तरफ झुकी और फुसफुसाया, आयान, तुम भाग क्यों नहीं जाते? वैसे भी तुम्हारा कौशल इतना ऊंचा है। अगर तुम जाना चाहते हो तो राज और अन्य तुम्हें नहीं रख सकते। मैं उनसे निपटने के लिए रुकूंगी। राज के पिता लखनऊ शहर में बहुत ताकतवर हैं। हाँ, अगर तुम सच में उन्हें नाराज करते हो तो चीजें मुश्किल में पड़ जाएंगी। हाँ, सानवी, क्या तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते? आयान ने मुस्कुराते हुए कहा। सानवी ने अपने होंठ थोड़े से खोले और बात करना बंद कर दिया, लेकिन अंत में एक शब्द भी कहे बिना चुपचाप आह भरी। जब वह पहले होटल में था तो आयान पहले से ही फैला हुआ था। सानवी के दिल में अब डुकाटी बाइकों के लाखों करोड़ों के लेवल के संग्रह का सामना करते हुए आयान इसे कैसे खरीद सकते हैं? शायद उसने उसकी दिल से निकली आवाज पर ध्यान दिया। आयान ने अचानक कहा, सानवी, हालांकि मेरे पास इस बाइक को खरीदने के लिए काफी पैसे नहीं हैं। चिंता मत करो, मैं आज तुम्हें एक पैसा खर्च किए बिना इस बाइक को चलाने दे सकता हूं। जब यह टिप्पणी निकली तो यह राज और दूसरे लोगों के कानों में पड़ी, जिससे वे हंस पड़े। हा, बदबूदार लड़के, क्या बड़ी आवाज है। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या यह लखनऊ शहर में नंबर 1 का पोता है? यह सही है, कोई मतलब नहीं। करोड़ों की कीमत वाली लग्जरी कार छीन लो, दुनिया में इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? लड़के, क्या तुम इस कार को दिन दहाड़े चुराना नहीं चाहते? इन तिरस्कारपूर्ण मजाकों के सामने आयान अभी भी काफी शांत था, क्योंकि वह जानता था कि जितना ज्यादा वे अब राज को बुलाएंगे उतना ही वे बाद में रोएंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, बड़े स्पेशलिटी स्टोर में कोई आवाज नहीं थी और सुई गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी। सबकी नजरें आयान पर टिकी थीं। 5 मिनट, 10 मिनट, 1/4 घंटा। जैसे जैसे समय बीतता गया, कोर्ट में हर कोई थोड़ा अधीर हो गया। राज ने भौहें सिकोड़ी और आयान को देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, बदबूदार लड़के, जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वह अभी तक यहां क्यों नहीं आया? क्या वह सिर्फ हमारे साथ खेल नहीं रहा है? जैसे ही उसकी आवाज गिरी, दरवाजे पर एक भारी कदम की आवाज आई। दूर से देखने पर वह सच में 200 से ज्यादा किलो का एक मोटा आदमी था, लगभग 40 साल का, मोटा सिर और बड़े कान वाला, लेकिन उसकी आंखें मूंग की दाल जितनी छोटी थीं, लगभग एक सीवन में सिकुड़ी हुई। उसने बहुत स्थानीय तानाशाह के कपड़े पहने हुए हैं। दोनों हाथों की उंगलियों पर उसने कई अनोखी कीमती उंगलियां पहनी हुई हैं, जो पहली नजर में बहुत कीमती हैं। हालांकि नए अरमानी बनावट का सूट पहने हुए वह इसे अपने शरीर पर पहनता है। इस मोटे आदमी को देखकर इस डुकाटी स्टोर के मैनेजर प्रकाश ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ तुरंत उसका अभिवादन किया और सम्मानपूर्वक कहा, ओह बॉस, आप यहाँ क्यों हैं? बॉस, मैनेजर प्रकाश ने मोटे आदमी को जो कहा उसे सुनकर राज और अन्य लोगों के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया और उन्होंने चुपके से कहा, क्या यह हो सकता है कि श्री किम इस डुकाटी स्टोर के मालिक हैं? एक पल के लिए उनकी नजर आयान पर पड़ी, यह सोचकर कि क्या यह बॉस वही थे जिन्होंने अभी आयान से बात की थी। इस समय मैनेजर प्रकाश ने आयान और दूसरे लोगों को देखा और परिचय दिया। हर कोई, यह इस स्टोर का मालिक है जतिन। जिस डुकाटी को आप ढूंढ रहे हैं वह भी मिस्टर जिन का पर्सनल संग्रह है। मैनेजर प्रकाश ने जो कहा उसे सुनकर जतिन एक पल के लिए शॉक्ड रह गए और असमंजस में पड़कर पूछा, हूं प्रकाश, उन्हें भी उस कार राजा की कार से प्यार हो गया? जैसे ही उसने यह कहा, मैनेजर प्रकाश ने अजीब सा चेहरा दिखाया, भीड़ में आयान की तरफ उंगली उठाई और सावधानी से कहा, प्रेसिडेंट जिन, क्या यह इस सज्जन के बुलावे की वजह से नहीं है कि आप यहां खास तौर पर आए हैं? यह सुनकर जतिन ने अपनी नजरें आयान की तरफ घुमाई। उसे कई बार देखा, फिर अधीरता से अपना हाथ हिलाया और कहा,
प्रकाश, तुम क्या कर रहे हो? इस तरह के स्टूडेंट जिसके बाल एक जैसे नहीं हैं, उसका पीछा कर रहे हो? मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता। क्या? फिर प्रेसिडेंट जतिन, आप अचानक यहां क्यों आए? मैनेजर प्रकाश ने शक से पूछा। यह सुनकर जतिन को काम याद आ गया और उसने जल्दी से कहा, प्रकाश, एक बहुत बड़े गेस्ट जल्द ही आ रहा है। आपको जल्दी से दृश्य को साफ करना चाहिए और इन सभी लोगों को बाहर निकालना चाहिए। 8 डंडों से नहीं लड़ सकते। जतिन की बातें सुनकर मैदान में मौजूद हर कोई एक पल के लिए शॉक्ड रह गया और फिर आयान को देखने वाली आंखों में अजीबोगरीब रंग भर गए। पहले तो उन्हें लगा कि इस जतिन को आयान ने बुलाया है। अब कौन जानता है कि यह जतिन आयान को जानता भी नहीं है। अब यह थोड़ा शर्मनाक है। हाँ, राज ने तिरस्कार से भरे चेहरे पर मजाक किया और फिर कृपालु आंखों से आयान को घूरा और चिल्लाया, बदबूदार लड़के, क्या तुम वही बंदर हो जिसने मुझे यहां आने के लिए कहा था? तुम अभी अभी लगभग धोखा दे रहे थे, ये सोचकर कि तुमने सच में बॉस को नॉर्मल इनवाइट किया है। आयान ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ी और अपने दिल में कहा कि कैलाश ने इस जतिन को पूरी संभावना में पा लिया है। हालांकि कैलाश की गति बहुत धीमी है। इस समय जतिन ने देखा कि आयान और दूसरे लोग अभी भी स्टोर में खड़े हैं और मैनेजर प्रकाश को डांटा, छोटे प्रकाश, तुम अभी भी चकित क्यों हो? जल्दी से दृश्य साफ करो। जैसे ही आवाज गिरी, राज ने अपने सिर को ऊंचा करके एक अभिमानी भाव के साथ जतिन के सामने चलने की पहल की। बॉस जतिन, है ना? मेरा नाम राज है और मेरे पिता इस शहर के बहुत बड़े ताकतवर संजय भारद्वाज हैं। मुझे लगता है कि आपको बॉस जतिन के बारे में सुनना चाहिए था। शब्द सुनकर जतिन का शरीर कांप उठा और उसके शरीर की चर्बी 3 बार कांप उठी। फिर उसने सावधानी से पूछा, यह धर है, संजय कौन है? जब राज ने शब्द सुने तो उसने अचानक अपनी छाती सीधी कर ली और उसके मुंह के कोने पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई, जो आप इसे समझते हैं कि अभिव्यक्ति दिखा रही थी। हालांकि उसने जो कहा उसे पूरी तरह से साफ तौर से नहीं बताया, लेकिन उसके प्रति जतिन के रवैये में 180 डिग्री का बड़ा बदलाव आया। उसके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान के साथ उसने कहा, यह यंग मास्टर निकला जो अपमानजनक था। मैं अभी लापरवाह था, प्लीज मुझे माफ करें। इसके तुरंत बाद जतिन ने अपने आसपास के लोगों की ओर अपनी नजर घुमाई और मैनेजर प्रकाश से कहा, चूंकि ये सभी राज के दोस्त हैं, प्रकाश, आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। इस समय राज ने अचानक अपना हाथ आयान की ओर बढ़ाया और कठोरता से कहा, बॉस जतिन, यह बेचारा लड़का मेरा दोस्त नहीं है। इसके अलावा वह न केवल गरीब है, बल्कि उसका चरित्र भी बहुत बेकार रूप से हीन है। अभी अभी उसने हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें की, कहा कि आप कोई पैसा नहीं लेंगे, इसलिए मैंने उसे यह पार्किंग सीट दी। मुझे लगता है कि वह सपनों में जीने से डरता है। ओ, क्या कुछ और है? जतिन की शॉपिंग मॉल में पुरानी नदियां और झीलें, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि राज और आयान को कोई गहरी शिकायत हो। इस स्थिति में उसे राज का चेहरा बेचने में कोई परेशानी नहीं है। अगले ही पल जतिन ने अपनी नजर आयान पर घुमाई और देखा कि उसने सफेद रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जो आसपास के अमीर बच्चों के साथ मेल नहीं खाती थी। उसने भौहें सिकोड़ी और मैनेजर प्रकाश से कहा, प्रकाश, हालांकि कस्टमर भगवान होते हैं, लेकिन हमें यह भी पता लगाना होगा कि कौन असली कस्टमर है और कौन अंदर आकर परेशानी खड़ी कर रहा है। अगर इस तरह का कोई गरीब लड़का बाइक तोड़ता है तो मुझे डर है कि उसे बेच दिया जाएगा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे जल्दी से बाहर निकालो। ये शब्द सुनकर राज के मुंह के कोने में एक शातिर मुस्कान दिखाई दी और उसका दिल तरोताजा हो गया। लेकिन मैनेजर प्रकाश शर्मिंदा था। आयान के पास गया और कहा, यह छोटा भाई, हम भी आदेशों का पालन कर रहे हैं, प्लीज हमें परेशानी न दें। जैसा कि उसने कहा, उसने अपनी उंगली दरवाजे की ओर इशारा की और आयान को खुद बाहर जाने का इशारा किया। यह दृश्य देखकर आयान की आंखों में ठंडक की चमक आ गई और उसने दूर से जतिन को देखा और हर शब्द बोला, बॉस संजय, अगर आपने मुझे अभी बाहर निकाल दिया तो मुझे डर है कि आपको जमीन पर घुटने टेकने और मुझसे वापस आने की भीख मांगने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही यह बात निकली, आसपास के सभी लोगों ने कुछ न विश्वास करने वाली बात सुनी।
और वे सभी पागलपन की नजर से आयान को देखने लगे। और जतिन को लगा कि उसका अपमान किया गया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जमीन पर घुटने टेक कर तुमसे भीख मांगूंगा? बदबूदार लड़के, जब मैं मॉल में था तब भी तुम घर पर नर्सिंग कर रहे थे। मेरी दुकान से बाहर निकल जाओ। आयान की आंखें नम हो गईं जब उसने ये शब्द सुने। फिर पलटा और बिना पीछे देखे बाहर चला गया। सानवी, जो उसके बगल में थी, जब उसने यह देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। एक पल के लिए झिझकी, लेकिन उसने इसे बाहर जाने का फैसला किया। वैसे भी आयान उसके साथ आया था और वह वही आदमी तब जिसे उसके गॉडफादर पसंद करते थे। हालांकि अभी जो हुआ उसने आयान के मन में उसकी छवि को बहुत खराब कर दिया। सानवी के विचार में लड़कों के लिए गरीब होना कोई समस्या नहीं है। जब तक संघर्ष करने की जरूरत है, अंततः सफलता का दिन आएगा। लेकिन आयान ने सिर्फ बेतुके शब्द बोले, मुंह फुलाए हुए ट्रेन को दौड़ाते हुए, और वह पागलपन की हद तक असीम था। आयान के डुकाटी स्टोर से निकलने के कुछ ही कदम बाद उसने अपने बगल में एक वीआईपी लिफ्ट देखी जो अचानक इस मंजिल पर रुक गई। फिर 40 साल का एक मिडिल एज का आदमी एक सूट और चमड़े के जूते में लिफ्ट से बाहर चला गया। मिडिल एज के आदमी को दूर से दिखाई देने के बाद जतिन की आंखें चमक उठीं और उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह दुकान से बाहर भागा और मिडिल एज के आदमी का अभिवादन किया जैसे कि उसने एक बड़े आदमी को देखा हो। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत परेशान था और टाइल का फर्श अभी अभी घसीटा गया था, इसलिए जतिन फिसल गया और लगभग लड़खड़ा गया, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ना जारी रखा। उसके अजीब व्यवहार को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग थोड़े उत्सुक हो गए और वे भी डुकाटी बाइक स्टोर से बाहर निकल गए, चुपके से पूछते हुए, क्या यह पॉसिबल है कि उसके सामने सूट और जूते पहने अधेड़ उम्र का आदमी जतिन के मॉल में अनमोल मेहमान है? जब वह अधेड़ उम्र के आदमी के सामने 1 मीटर से ज्यादा चला तो जतिन ने अपने पैर रोक लिए, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के झुक गया। उसके ऊपरी शरीर और पैरों ने 90 डिग्री का कोण दिखाया। जब आसपास के सभी लोगों ने यह दृश्य देखा तो उनके दिलों में तूफानी लहरें उठीं और वे आश्चर्य से परे थे। आप जानते हैं, जतिन डुकाटी बाइक स्टोर खोल सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी जरूर से सस्ती नहीं है। कम से कम वे 1 अरबपति भी हैं और उन्हें इतना सम्मानित या विनम्र बना सकते हैं। वे किस तरह के बड़े आदमी होंगे? इस समय जतिन ने अभी भी झुकने की मुद्रा बनाए रखी और उत्साहित आवाज में कहा, समूह के अध्यक्ष का स्वागत है और मार्गदर्शन करने के लिए कैलाश, आपकी उपस्थिति सच में इस जगह को चमका रही है। ग्रुप के चेयरमैन कैलाश। जतिन की बातें सुनकर आसपास के सभी लोग चुपके से इस अधेड़ उम्र के आदमी की पहचान का अनुमान लगा रहे थे। अचानक राज ने अपनी भौहें उठाईं, जैसे कि कुछ सोच रहा हो, और जोर से कहा, नहीं, वह सीपी ग्रुप के चेयरमैन कैलाश हैं, है ना? कैलाश। जैसे ही उसने यह कहा, आसपास के सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उनकी आंखों में हैरानी के भाव दिखाई दिए। लखनऊ शहर में एक फेमस रियल एस्टेट चेयरमैन के रूप में कैलाश लंबे समय से फेमस हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि के विपरीत उनका बेहद कम जरूरी व्यवहार है। सीपी ग्रुप की स्थापना के 20 से ज्यादा वर्षों के बाद से कंपनी के शीर्ष के रूप में कैलाश शायद ही कभी मीडिया की सुर्खियों में आए हों। उनकी शक्ल सूरत अभी भी एक रहस्य है और अब वे उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के सीपी स्क्वायर में हैं। जतिन द्वारा कैलाश के प्रति ऐसा विनम्र रवैया देखकर लोग कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाए। संजय, उठो, कैलाश ने कहा। जब जतिन ने यह सुना तो वह हिम्मत करके सीधा हुआ और फिर प्रसन्न आवाज में पूछा, कैलाश सर, तुम इस बार यहां आने के लिए इतने उत्सुक हो? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर सकते हो। यह सुनकर कैलाश ने सीधे उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने डुकाटी बाइक स्टोर को देखा और आयान की आकृति की खोज की। जब आयान ने उसे पहले फोन किया तो उसने कहा कि वह इस स्टोर में था। हालांकि अगले ही पल उसकी आंख के कोने से उसने कोने में खड़े आयान को देखा। कैलाश अचानक आगे बढ़ा और एक कदम आगे बढ़कर आयान की ओर चला गया। क्या? कैलाश की हरकतों को देखकर उसके सामने खड़े जतिन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव दिखा, लेकिन वह फिर भी करीब से उसका पीछा कर रहा था।
यह न जानते हुए कि कैलाश क्या करने जा रहा था। जब वह आयान के पास पहुंचा तो कैलाश अचानक से खड़ा हो गया। थोड़ी देर के लिए वहां पर मौजूद सभी लोगों ने अपनी आंखें आयान और कैलाश पर केंद्रित कर लीं। वे भ्रमित थे, लेकिन इस समय जतिन का दिल धड़क उठा और उसे अवचेतन रूप से कुछ गलत होने का एहसास हुआ और अचानक उसे वे क्रूर शब्द याद आ गए जो आयान ने पहले कहे थे, जमीन पर घुटने टेको, मुझसे वापस आने की भीख मांगो। अगले ही पल सभी की नजरों के सामने कैलाश आयान की ओर झुका, अपनी कमर को आधा झुकाया और अपना सिर नीचे किया। उस तरह का सम्मानजनक रवैया ठीक वैसा ही था जैसा कि जब जतिन ने पहले उसका सामना किया था। बाद में कैलाश ने आयान को देखा और कहा, मिस्टर ये, मुझे सच में दुख है। अभी सड़क पर ट्रैफिक जाम था, मुझे देर हो गई, प्लीज मुझे माफ करें। बूम! कैलाश के वे शब्द मैदान में सभी के कानों में गड़गड़ाहट की तरह फूट पड़े। एक पल के लिए हर कोई शॉक्ड लग रहा था और उनके चेहरे पर भाव बेहद कठोर थे, जैसे कि वे अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकते थे। ये डॉक्टर आयान। आयान को कैलाश का संबोधन आयान के प्रति उनके सम्मानजनक रवैये के साथ सच में चौंकाने वाला था। हर कोई सुन सकता है कि आयान के लिए कैलाश का दिल से सम्मान जतिन के कैलाश के प्रति पहले के सम्मान से बेहतर है। यह सब क्या चल रहा है? जब हर कोई चौंक गया तो कैलाश ने अचानक शक से पूछा, मिस्टर आयान, आप बाहर क्यों हैं? जब आयान ने शब्द सुने तो उसने जतिन की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, इस आदमी ने कहा कि मैं इसकी दुकान में बाइक नहीं खरीद सकता, इसीलिए इसने मुझे बाहर निकाल दिया। क्या? ये शब्द सुनकर कैलाश की पुतलियां अचानक सबसे खतरनाक सुई जैसी आकृति में सिकुड़ गईं और फिर उसकी आंखों में एक गुस्साए शेर की तरह आग की लपटें उठीं जो जतिन पर दहाड़ रहा था। जतिन, तुम मेरे सम्माननीय गेस्ट के साथ इतना बुरा व्यवहार करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम लखनऊ में नहीं घूमना चाहते? भले ही एक निश्चित दूरी हो, लेकिन आसपास के सभी लोग उसके शब्दों में लाइनों के बीच राक्षसी गुस्से को महसूस कर सकते हैं। इस बार कैलाश को सच में असली आग मिली। तुम्हें पता है, आयान उसका जीवन रक्षक है। कुछ दिन पहले अगर आयान वहां नहीं होता तो वह मर जाता। इससे भी जरूरी बात यह है कि कैलाश के दिल में आयान न केवल खास चिकित्सा कौशल रखता है, बल्कि यशवंत ने भी अपना दर्जा छोड़ने और एक शिक्षक के रूप में उसकी पूजा करने में संकोच नहीं किया। और उसके बाद उसने जो नीलमणि पेंडेंट निकाला वह और भी बहुत कीमती और जरूरी था। यह खास है, दुनिया में दुर्लभ है। कैलाश ने अनुमान लगाया कि 10 में से आयान एक बड़े परिवार का बच्चा था जो अभ्यास करने के लिए बाहर आया था। अगर वह पूरी तरह से नाराज है तो बात बड़ी होगी। दूसरी तरफ जतिन का चेहरा पीला पड़ गया था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसके दिल में एक अशांत लहर चल रही थी, इतना हैरान कि वह और कुछ नहीं कह सका। जतिन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कैलाश, जिसे हमेशा कन्फ्यूशियस व्यवसायी के रूप में जाना जाता है, का इतना गुस्सा होगा। हालांकि वह धन में समृद्ध है, लेकिन वह कैलाश के साथ तुलना करने से बहुत दूर है और दोनों एक ही लेवल पर नहीं है। यह अब ऐसा है, वह एक डुकाटी बाइक की दुकान खोलना चाहता है, इसलिए वह केवल सुपर ब्रांड मॉल में जगह किराए पर ले सकता है और अपनी नाक ऊंची कर सकता है। कैलाश की शक्ति के साथ उसे लखनऊ शहर के भीतर रोकना एक वाक्य का मामला है। इस समय आयान ने फिर से अपनी जेब से प्लैटिनम कार्ड निकाला और गुस्से से कहा, कैलाश, तुमने मुझे किस तरह का टूटा हुआ कार्ड दिया? क्या यह बेवकूफी नहीं है? न केवल इसका अब उपयोग नहीं किया जा सकता है, बल्कि उन्होंने मुझे उड़ा भी दिया। आयान की शिकायत भरी आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग फिर से चौंक गए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह कैलाश से बात करने के लिए इस रवैये का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि कैलाश का गुस्सा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने माफी मांगने के लिए अपना सिर झुकाया। जीनियस डॉक्टर आयान, इस बार यह सच में मेरी लापरवाही है, प्लीज मुझे माफ करने का एक मौका दें। कैलाश का लहजा मानो उसने कुछ बहुत गलत किया हो और आयान से माफी मांगना चाहता हो। यह दृश्य देखकर आसपास के राज और अन्य लोगों के साथ साथ सानवी के दिल में एक बेतुकी भावना महसूस हुई। क्या यह पॉसिबल है? आयान ने जो पहले कहा वह सच है? क्या वह बिल्कुल भी शेख ही नहीं बघार रहा है? थोड़ी देर के लिए सभी ने उसकी ओर देखा
और बहुत बड़े बदलाव हुए, लेकिन वे अभी भी हैरान थे। इस बच्चे में ऐसा क्या खास है जो सीपी ग्रुप के चेयरमैन को इतना सम्मान देता है? इस समय राज के साथी ने सीधे आयान के हाथ में कार्ड को देखा और कहा, हे भगवान, क्या यह वह प्रसिद्ध सुप्रीम है जिसे बच्चा अपने हाथ में पकड़े हुए है? प्लेटिनम कार्ड, एक्सट्रीम प्लेटिनम कार्ड, यह क्या है? यह जरूरी नहीं कि यह बैंक के राज के ब्लैक गोल्ड कार्ड से बेहतर हो, है ना? उसके बगल में किसी ने पूछा। यह सुनकर एक लड़के की आंखें चमक उठीं, जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। उसने एक पल के लिए सोचा और गहरी आवाज में कहा, मेरे चाचा सीपी ग्रुप की एक शाखा के मालिक हैं। मैंने एक बार उन्हें इसके बारे में बात करते हुए सुना था। सीपी ग्रुप के भीतर सुप्रीम प्लेटिनम कार्ड के बारे में एक रहस्य है। यह अफवाह है कि ऐसे सुप्रीम प्लेटिनम कार्ड बहुत दुर्लभ हैं और केवल कुछ ही हैं। जब तक आप इस कार्ड पर भरोसा करते हैं, चाहे आप सीपी ग्रुप के तहत शॉपिंग मॉल में कितना भी पैसा खर्च करें, आप आजाद रहेंगे। मुफ्त? यह सुनकर किसी ने अविश्वास से कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि डुकाटी बाइक तो दूर, पूरे मार्केट को खाली करना ठीक है? यह सिद्धांत है। फिर उसने गंभीरता से कहा, लेकिन हर कोई जो इस सर्वोच्च प्लैटिनम कार्ड को प्राप्त कर सकता है, वह लखनऊ शहर और यहां तक कि पूरे पूर्वी इंडियन एरिया में मौजूद है। वे इतने प्रमुख हैं, स्वाभाविक रूप से वे इतने बदसूरत नहीं होंगे। लेकिन मैंने यह पहली बार सच में भी देखा है कि मैंने यह सर्वोच्च प्लैटिनम कार्ड देखा है। इन शब्दों को सुनकर आसपास के सभी लोग समझ गए कि यह कार्ड कितना कीमती है। सुपर ब्रांड प्लाजा में सभी खरीद मुफ्त हैं। यह अकेले ही एक अटूट भरपूरता के प्रतीक के बराबर है और कैलाश को इतना सम्मानित बनाने में सक्षम होना और यहां तक कि इस कार्ड को भेजना आयान की महान पहचान को साबित करने के लिए काफी था। राज का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि राज के पिता भी कैलाश के साथ इस तरह से व्यवहार करने के लिए पूरी तरह से अयोग्य हैं। इससे पहले कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि धुली हुई और सफेद स्कूल यूनिफॉर्म पहने आयान ने अपना शरीर बदल लिया है और एक बड़ी शख्सियत बन गई है जिसका हर कोई बस इंतजार कर रहा है। इस समय जतिन के चेहरे पर कोई खून नहीं था। उसकी शर्ट ठंडे पसीने में भीग चुकी थी और वह कैलाश की ओर हकलाते हुए बोला, कैलाश सर, गलतफहमी, अभी अभी सब गलतफहमी थी। तुम मैं नहीं बल्कि डॉक्टर आयान हो, कैलाश ने ठंडे आवाज में गुनगुनाया। यह सुनकर जतिन का दिल हिल गया और जिस आदमी को घंटी बांधनी है वह घंटी खोल दे। यदि आप कैलाश के गुस्से को शांत करना चाहते हैं तो आप पहले आयान को ही खुश कर सकते हैं। यह सोचकर जतिन तुरंत मुड़े। उनके चेहरे पर एक पाखंडी मुस्कान थी। सिर हिलाया और अपना सिर झुकाया और कहा, मिस्टर आयान, मैं सिर्फ मेरा था जतिन, जो आपको नहीं जानता था। प्लीज उसे भी खूब पाओ, मुझे छुटकारे का मौका दो। आयान ने उसके सम्माननीय रूप को देखा, लेकिन उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं और उसे बिल्कुल भी दया नहीं आई और उसने ठंडे आवाज में कहा, जतिन, इस दुनिया में दवाइयां बेचने का कोई पछतावा नहीं है। जब आपने मुझे पहले बाहर निकाल दिया था तो मैंने कहा था कि जल्द ही आपको जमीन पर घुटने टेक कर मुझसे वापस आने की भीख मांगनी होगी। हिस। यह सुनकर जतिन ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका, केवल अपने पैरों के तलवों से ठंडक महसूस करने के लिए और सीधे फर्श पर। किसी भी मामले में अपने मूल्य और सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के साथ वह उत्तर प्रदेश में एक अच्छा आदमी माना जाता है। लेकिन अब आयान ने जो कहा वह उसे सारी गरिमा और गर्व को छोड़ने और दया की भीख मांगने के लिए घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रहा था। यदि लक्ष्य कैलाश था तो जतिन इसके बारे में लंबे समय तक नहीं सोचेंगे, इसलिए उन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन मेरे सामने यह लड़का बिना पंख वाला एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है और उसने अभी भी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। अगर वह इस तरह से घुटने टेक कर दया की भीख मांगता तो वह मंडली में हंसी का पात्र बन सकता था। कुछ समय के लिए जतिन के सामने आवाज और मनुष्य के बीच की लड़ाई थी, वह कोई तरीका नहीं चुन पा रहा था। यह दृश्य देखकर आयान की आंखें भीग गईं और उसने ठंडे आवाज में कहा, जतिन, अगर यह काम नहीं करता है तो इसे मजबूर मत करो। बोलने के बाद वह मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के एक कदम आगे बढ़ा। किसी कारण से
उसकी पीठ को देखते हुए जतिन को अचानक एक पूर्वाभास हुआ। अगर उसने तुरंत आयान को नहीं रोका तो वह शायद अपने जीवन का सबसे बुरा फैसला ले लेगा। अगले ही पल जतिन ने एक गहरी सांस ली। उसके घुटने नरम हो गए, जैसे कि उसने कोई जरूरी निर्णय लिया हो। धमाका! घुटने ठंडी और कठोर जमीन से टकराए और दर्द से कराहते हुए जतिन मुस्कुराए। हालांकि इस तस्वीर ने सभी के चारों ओर एक मजबूत दृश्य प्रभाव पैदा किया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जतिन, जो पहले जीवित नहीं थे, सच में इतना कबूल करेंगे। जहां तक उनके पीछे की हरकत का सवाल है, आयान रुक गए, पीछे मुड़े और जतिन को देखा, जो जमीन पर घुटने टेक रहे थे। उनके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे और एक मजाकिया मुस्कान उभरी हुई थी। आयान सर, जतिन ने कांपते हुए कहा। इससे पहले कि छोटे की आंखें होती और कोई मोती नहीं होता, उसने आपको नाराज कर दिया। प्लीज कैलाश सर से भी कहिए कि वह अपना गुस्सा शांत करे, जाल खोले और थोड़ा समय ले। जमीन पर घुटने टेक रहे जतिन को देखते हुए आयान ने कदम से कदम मिलाकर उनके पास कदम रखा, उन्हें कृपालु रूप से देखा और ठंडे आवाज में कहा, जतिन, क्या आप आज जो हुआ उसके बारे में आश्वस्त हो सकते हैं? किसी कारण से आयान केवल एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था, लेकिन इस समय जब उसका सामना हुआ तो जतिन को एक राजसी आभा महसूस हुई, जो कैलाश से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। जतिन ने अवचेतन रूप से एक आत्मा को छुआ और अचानक एक भयानक तथ्य के बारे में सोचा। वह आदमी जो कैलाश को इतना मूल्यवान बना सकता है और यहां तक कि वह सुप्रीम प्लेटिनम कार्ड भी दे सकता है, वह सिर्फ एक खास हाई स्कूल का स्टूडेंट कैसे हो सकता है? उनकी फैमिली बैकग्राउंड शायद नॉर्मल लोगों की कल्पना से अलग है। ये सोचते हुए जतिन के माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें दिखाई दीं और उन्होंने कांपते हुए कहा, आयान सर, मैं इसे लेता हूं, मैं सच में इसे लेता हूं। जतिन, ठीक है, उठो, आयान ने हल्के से कहा। यह सुनने के बाद जतिन ने माफी मांगी, अपने हाथों को जमीन पर टिका दिया और लंबे समय तक करवटें बदलने के बाद मोटा शरीर मुश्किल से जमीन से उठा। इसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर जरा भी अपमान का भाव नहीं था। इसके बजाय उसने एक मुस्कुराहट भरा चेहरा बनाया, बगल में डुकाटी बाइक की दुकान की ओर इशारा किया और आयान से कहा, सर प्लीज अंदर आ जाओ। यह कहकर वह आगे बढ़ा और लोगों के एक ग्रुप का नेतृत्व किया, लेकिन आयान को देखने वाली आंखें एकदम बदल गईं। जल्द ही लोगों का समूह लिमिट स्टॉक डुकाटी की ओर चला गया। आयान ने अपनी उंगली बीच वाली कार की ओर इशारा करते हुए कहा, जतिन, मेरे दोस्त को यह बाइक बहुत पसंद आई है, क्या आप प्लीज अपना प्यार कम कर सकते हैं? यह सुनकर जतिन ने तुरंत अपने चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान ला दी और कहा, सर, जब तक तुम्हें यह पसंद है, इस एरिया में बाइक की तो बात ही छोड़ो। भले ही तुम मेरी दुकान की सभी बाइक्स ले जाओ, मैं नाराज नहीं होऊंगा। हालांकि वह जानता था कि जतिन जो कह रहा था वह केवल विनम्र था, फिर भी इस समय उसके बयान ने उसके आसपास के सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। इस समय आयान फिर से सानवी की ओर देखने के लिए मुड़ा और कहा, सानवी, यह डुकाटी अब तुम्हारी है, क्या तुम्हें यह पसंद है? सच में, जब से कैलाश अभी अभी दिखाई दिया है, सानवी थोड़ी हैरान हो गई है और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। हालांकि इससे पहले उसके गॉडफादर ओमकार मल्होत्रा ने आयान को बहुत महत्व दिया था और यहां तक कि उससे दोस्ती करने की पहल करने के लिए भी कहा था। हालांकि शुरू से अंत तक ओमकार मल्होत्रा ने कभी भी आयान की पहचान उसके सामने नहीं बताई। इसलिए आयान के बारे में सानवी की समझ इस बात तक सीमित है कि वह उत्तर प्रदेश मिडिल स्कूल का स्टूडेंट है और उसके कौशल खास हैं। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आयान सीपी ग्रुप के चेयरमैन कैलाश का इतना सम्मान और आदर दिला पाएगा। अब तक उसकी बातें सुनने के बाद सानवी सदमे से उबर चुकी थी। हालांकि क्योंकि उसने अभी अभी आयान को गलत समझा था, इसीलिए उसे इस पल और भी ज्यादा दोषी महसूस हुआ। उसने हमेशा सोचा था कि आयान जानबूझकर अपने चेहरे की खातिर उसके सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है। अप्रत्याशित रूप से आयान सच बोल रहा था। हालांकि दूसरों को यह अपराध का दिखावा लग रहा था, लेकिन उसके लिए यह स्वाभाविक बात थी। एक पल के लिए झिझकने के बाद सानवी ने अचानक अपना सिर हिलाया और कहा,
आयान, यह गिफ्ट बहुत महंगा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। आपको इसे अपने पास रखना चाहिए। उसकी राय में बिना योग्यता के कोई पुरस्कार नहीं मिलता है। वह बस एक भोजन के लिए आयान को धोखा देना चाहती थी। लेकिन अब करोड़ों की कीमत वाली यह कार सच में बहुत महंगी है। सानवी के इनकार को देखकर आयान ने अपनी भौहें उठाईं और थोड़ा हैरान हुआ। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आ गया और उसने कहा, सानवी, जब मैंने खाने से पहले मैंने खाया था तो मुझे पहले से ही बहुत पछतावा था। अब तुम मुझे माफी मांगने का मौका दो। इसके अलावा मुझे बाइक चलाना नहीं आता और इस कार राजा की कार मेरे लिए सिर्फ एक हिंसक चीज है। मेरी राय में एक तलवार एक हीरो के लिए एक गिफ्ट है और एक लाल पाउडर एक खूबसूरत लड़की के लिए एक गिफ्ट है। और यह डुकाटी केवल तुम ही इसके लायक हो, केवल तुम ही इसे सही मायने में कंट्रोल कर सकते हो। ये शब्द आयान ने ईमानदारी से कहे। इस बेहद प्यारे कार राजा के सामने सानवी ने कहा कि उसे कोई प्रलोभन नहीं था। यह बिल्कुल नकली था। इस गांव का तो जिक्र ही न करें, यहां तो कोई दुकान ही नहीं होगी। लंबे समय तक सोचने के बाद सानवी अभी भी इस तरह के प्रलोभन को मना नहीं कर सका। उसने आयान की ओर सिर हिलाया और कहा, आयान, फिर थैंक यू। हाँ, हम दोस्त हैं, तुम थैंक्स क्यों कहते हो? आयान ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वो और सानवी बिना झगड़े के मिले नहीं थे, फिर भी सानवी की वजह से ही आयान पहले से ही स्कूल में बदनाम हो चुका था। जैसे कि हंगामा और आखिर में छोड़ दिया गया और ऊपर से कैरेक्टरलेस वाला टैग भी लग गया था। हालांकि आयान के विचार में सानवी एक बुरी खलनायक की तरह नहीं है, लेकिन उसे बचपन से ही प्यार किया जाता रहा है और वह जिद्दी है। हालांकि जब उसने सानवी के जीवन के अनुभव को जाना तो आखिरकार वह करुणा से भर गया। दूसरी ओर सानवी का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी खूबसूरत आंखों में एक अलग रंग चमक उठा जब उसने आयान द्वारा बोले गए दोस्त शब्द को सुना। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूं। इस समय जतिन ने फिर से सानवी से संपर्क किया और पूछा, मिस, प्लीज अपना पता और संपर्क जानकारी भी छोड़ दें। मैं तुरंत किसी को भेजकर यह डुकाटी आपके पास भेज दूंगा। घर। और कैलाश भी आयान के पास गया और माफी मांगी। मिस्टर आयान, मुझे सच में दुख है, आप अभी थक गए थे। मैं आपसे वादा करता हूं कि फ्यूचर में ऐसा फिर कभी नहीं होगा। हाँ, कैलाश, ये मामला आपकी गलती नहीं है और इससे हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आयान ने कहा। कैलाश बिना रुके पहली बार में ही दौड़कर आ गया, जिससे उसका रवैया साबित हुआ। आयान का भी मानना है कि ऐसा रियल एस्टेट चेयरमैन जरूर से अविश्वसनीय और बातूनी व्यक्ति नहीं है। आयान की बातें सुनकर कैलाश ने राहत की सांस ली। उसकी कसी हुई नसें आखिरकार ढीली पड़ गईं। आयान जैसे अजीब आदमी का उसके दिल में एक जरूरी जगह है। अगर इस घटना की वजह से आयान के साथ अन्याय हुआ तो वह शायद अपनी आंतों को भी पछतावे में बदल देगा। अचानक आयान फिर से मुड़ा और राज और दूसरों की ओर कदम से कदम मिलाकर चला गया। चिपक जाओ। आयान के कदम युद्ध के नगाड़ों की तरह ध्वनिपूर्ण और मधुर थे, जो राज की छाती पर बज रहे थे। किसी कारण से आने वाले आयान को देखकर राज्य का पूरा शरीर कांप उठा। केवल इनविजिबल रूप से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पास बड़े बड़े हाथ हों और उसने अपने दिल को बुरी तरह से दबाया, जिससे उसकी सांस लगभग फूल गई। बेटा, तुम क्या करना चाहते हो? राज हकलाया। अचानक आयान के मुंह के कोने से एक मजाकिया मुस्कान फूट पड़ी और एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, राज, तुमने अभी अभी मुझसे कुछ कहा। वे जो शानदार होने का दिखावा करने की क्षमता रखते हैं और वे जो बेवकूफ होने का दिखावा करने में सक्षम नहीं हैं। अब तुम इस बारे में बात कर रहे हो कि हमारे बीच कौन सबसे अच्छा है, कौन बेवकूफ? तुम। यह सुनकर राज इतना गुस्सा हो गया कि वह बोल नहीं सका। इस इनविजिबल टकराव में जो मजबूत है और जो कमजोर है, रिजल्ट निर्धारित है। हालांकि राज के पास हुआ ब्लैक गोल्ड कार्ड था, लेकिन उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया और अहंकार से डुकाटी बाइक खरीदी ताकि वह वीआईपी सदस्य बन सके और सानवी को उन सीमित संस्करण बाइक की नजदीक से सराहना करने दे सके। ऐसा कदम एक मूर्ति ड्रामा में अतिरंजित राष्ट्रपति के लिए एक टेम्पलेट की तरह है, जो दुनिया की ज्यादातर लड़कियों को उससे प्यार करने के लिए काफी है। हालांकि
आयान की उपस्थिति ने उसे पूरी तरह से एक सहायक भूमिका, यहां तक कि एक जोकर तक सीमित कर दिया। आयान सीपी ग्रुप के चेयरमैन कैलाश को सिर्फ एक फोन कॉल से कॉल कर सकता था, और अब जतिन एक पैसा भी नहीं ले रहा है और वह कार किंग की 10 करोड़ की कार सानवी को देना चाहता है। अकेले इस कौशल के साथ राज की तो बात ही छोड़िए, उसके पिता भी ऐसा नहीं कर सकते। एक समय के लिए राज को केवल यही लगा कि उसके अभिमान को पहले से कहीं ज्यादा चोट लगी है। इस समय आयान ने कहा, राज, आज मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, चले जाओ, लेकिन फ्यूचर में सानवी को और परेशान मत करना, नहीं तो ये इतना आसान नहीं होगा। इन शब्दों ने राज को चिढ़ा दिया, लेकिन अब स्थिति मनुष्यों की तुलना में ज्यादा मजबूत है। उसने अपनी ताकत को मापा और केवल अपने गुस्से को रोक सकता था। आयान को एक कड़वी नजर से देखा, अपने दांत पीसते हुए कहा, हाँ लड़के, मैं आज इसे स्वीकार करूंगा, लेकिन बहुत घमंडी मत बनो। फिर उसने पलटकर कहा, चलो बस इंतजार करो और देखते हैं। ऐसा कहकर राज हताश तरीके से बाहर चला गया। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उसके छोटे भाइयों के ग्रुप के पास स्वाभाविक रूप से रहने का कोई कारण नहीं था और वे सभी चले गए। राज और दूसरे लोगों के जाने के बाद आयान ने कैलाश के बुलावे को मना कर दिया और सानवी के साथ सुपर ब्रांड मार्केट छोड़ दिया और अपनी बाइक की ओर चल दिया। अचानक सानवी बिना हिले खड़ी रही, एक गहरी सांस ली, पीछे मोदी और आयान को देखा, जैसे कि उसने कुछ दृढ़ संकल्प किया हो, और गंभीरता से कहा, आयान, मुझे माफ कर दो। हैं? सानवी, तुम मुझसे माफी क्यों मांगना चाहती हो? आयान ने शक से पूछा, उसके दिल में संदेह से भरा हुआ। आयान, सच में अभी जब राज और दूसरे लोग तुम पर हंसे तो मुझे लगा कि तुम मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैंने अभी जो सोचा था उसके लिए तुमसे माफी मांगी। सानवी ने उसे पटक दिया, झुक गया। आयान को उम्मीद नहीं थी कि सानवी अपने दिल में सावधानी से सोचे गए विचारों को खुद से कबूल करेगी। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, सानवी, तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उस समय भी तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे पक्ष में खड़ी हो। और ये कहते हुए आयान अचानक रुक गया और फिर जारी रखा, सानवी, पूरे दिन भयंकर मत दिखो, तुम्हें और ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। सच में तुम बहुत खूबसूरती से मुस्कुराती हो। तुम सबसे पहले सानवी गुस्से से भर गई जब उसने आयान को यह कहते हुए सुना कि वह जंगली थी, लेकिन बाद में जब उसने उसकी प्रशंसा सुनी तो सानवी के गाल फिर से लाल होने लगे और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कि एक छोटा हिरण दुर्घटनाग्रस्त हो रहा हो। अगले ही पल वो जल्दी से पलट गई और अपनी पीठ आयान की तरफ कर ली, इस डर से कि कहीं आयान उसके चेहरे के हाव भाव न देख ले। सानवी जानती थी कि उसके आसपास के कई लड़के उसकी खूबसूरती पर फिदा थे और वो उसे पाने की कोशिश भी करते रहते थे, तरह तरह की बातें बनाकर। लेकिन अभी अभी आयान ने जो साफ साफ बात की, उसने उसके दिल को छू लिया। खासकर जब वो बोल रहा था, उसकी आंखें बहुत साफ थीं, बिना किसी गलत इरादे के, जैसे दिल से निकली बात हो। एक औरत वही होती है जो खुद को खुश रखना जानती है। ये बात सुनकर सानवी खुश हुए बिना कैसे रह सकती थी। ठीक है, जल्दी से बैठो बाइक पर, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूं, सानवी ने कहा और अपने लंबे पैर बढ़ाते हुए बाइक पर बैठ गई। आयान ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा, सीधे बाइक के पीछे वाले सीट पर बैठ गया। करीब 20 मिनट बाद आयान के बताने पर बाइक उस गांव के गेट पर रुकी जहां वो रहता था। सानवी, मैं घर आ गया, मुझे छोड़ने के लिए शुक्रिया, आयान ने कहा और बाइक से उतर गया। क्या तुम यहीं रहते हो? सानवी की आंखें बड़ी हो गईं और उसकी आवाज में हैरानी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लोग उसके गॉडफादर और सीपी ग्रुप के चेयरमैन कैलाश को इतनी अहमियत देते हैं, वो इस तरह की झुग्गी जैसी जगह को भी अहमियत दे सकते हैं। हाँ सानवी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ किराए पर रहता हूँ, आयान मुस्कुरा कर बोला। उसका अंदाज बिल्कुल सामान्य था, न झिझक थी न कोई शर्म, जैसे गरीबी को वो कमजोरी नहीं मानता। फिर वो मुड़ा और गली की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए सानवी की आंखों में कुछ अलग सी चमक आ गई।
वो समझ नहीं पा रही थी कि आयान ने उसे लाखों की डुकाटी बाइक तो ऐसे ही दे दी, फिर अब वो खुद को गरीब क्यों बता रहा है। थोड़ी देर के लिए आयान के दिल में एक रहस्यमयी धुंध छा गई, जिससे उसे तलाश करने की इच्छा हुई। दूसरी तरफ आयान जल्दी से किराए के टूटे फूटे घर के एंटर गेट पर लौट आया। सच में वह अब क्लब हाउस में रह सकता है, जहां सुविधाएं और स्थितियां यहां से 100 गुना बेहतर हैं। हालांकि वह यहां कई सालों से रह रहा है और इसे भावनात्मक माना जाता है, और उसे डर था कि उसके पिता वापस आएंगे और उसे नहीं पाएंगे, इसलिए वह फिर भी हर दिन वापस आता था। हमेशा की तरह आयान ने चाबी से ताला खोला, फिर अंदर जाने के लिए दरवाजा धक्का दिया। लेकिन इस समय अचानक हत्या के इरादे प्रकट हुए। उदास कमरे के कोने में एक काली छाया अचानक चमकी, ताकत के साथ आयान की ओर बढ़ी। छुरा घोंपना, हवा को चीरती हुई तेज धार की आवाज आई और आयान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी दृष्टि में एक तेज खंजर दिखाई दिया, जो एक चमकदार हरे रंग की रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, जो साफ तौर से जहरीला था। एक पल के लिए आयान के बाल खड़े हो गए, जैसे कि किसी भयानक जानवर ने उसे घूरा हो। एक अभूतपूर्व ठंड ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। तेज, ये इतनी तेज है कि शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। मध्य हवा में खंजर का रास्ता ऐसा था जैसे वो सीधा आंखों की ताकत को चुनौती दे रहा हो। एक झलक दिखी और बस गायब। भले ही आयान को पहले ही पल में समझ आ गया था कि जान का खतरा है, लेकिन उसका शरीर तो आराम की हालत में था। अचानक वो चौंक गया। हालांकि अब वो साधना के चौथे स्तर का अभ्यास करने वाला बन चुका था, लेकिन उसके पास समय ही नहीं था जवाब देने का। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस हमलावर के शरीर से मौत जैसी हवा निकल रही थी, जैसे पहले भी किसी की जान ली हो। ऐसा लग रहा था जैसे सब पहले से सोच समझकर किया गया हो। हमला करने का समय, उसका कोण, उसकी ताकत, सब एकदम परफेक्ट। अगर महान आत्मा विदुरदेव वहां होते तो शायद वो इस हत्यारे की मौजूदगी को दूर से ही भांप लेते। लेकिन कुछ समय पहले जब गबाला के हाथ से आध्यात्मिक ताकत को खत्म करना पड़ा था, तब विदुरदेव को बहुत नुकसान हुआ। अब वो एकदम साइलेंट मोड में हैं, यानी पूरी तरह से शांत, कोई मदद नहीं कर सकते। यही बात आयान के लिए और भी मुश्किल बन गई। लेकिन अच्छी बात, या शायद बुरी बात ये रही कि हत्यारे ने सीधे उसकी गर्दन काटने की बजाय बस खंजर उसकी गर्दन पर टिका दिया। आयान को पूरा एहसास था, अगर खंजर जरा भी और अंदर गया तो उसकी नसें कट जाएंगी, खून ऐसे निकलेगा जैसे फव्वारा, और वो वहीं खत्म हो जाएगा। इस समय आयान दरवाजे पर खड़ा था, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। अपनी आंखों के किनारे से उसने चुपचाप हत्यारे को देखा। उम्र लगभग 30 साल के आसपास होगी। चेहरा बिल्कुल सपाट, कोई खास पहचान नहीं। भीड़ में घुसा दो तो शायद कोई उसे पहचान भी ना पाए। बस उसकी आंखें लंबी और तीखी थीं, जो कभी कभी दिल की धड़कन बढ़ा देती थीं। तुम कौन हो? तुम्हें यहां किसने भेजा है? आयान ने धीरे से पूछा, लेकिन उसका शरीर अभी भी एकदम टाइट था, जैसे कोई हल्की सी चूक जान ले सकती हो। अभी जो हमला हुआ था वो किसी बिजली जैसी रफ्तार और आग जैसी तेज ताकत वाला था। वो वार इतना तेज था कि आयान को पूरा भरोसा हो गया, ये हत्यारा उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसने मन ही मन इस हत्यारे की तुलना उन लड़ाकों से की जो अंडरग्राउंड दुनिया से जुड़े हैं, और पाया कि वीरायण को छोड़कर कोई और उस हमले को झेल भी नहीं पाता। जी जी जी। इस समय हत्यारे ने अचानक एक कड़वी हंसी निकाली और फिर कहा, बेटा, मैंने पूरी रात तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन आखिरकार मैंने अपना इंतजार बेकार नहीं जाने दिया। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा छोटा सा जीवन 100 करोड़ इंडियन सिक्कों के बराबर है? जब आयान ने ये शब्द सुने तो उसकी पुतलियां अचानक सुई के आकार की हो गईं और उसके दिल में ठंडक आ गई। हालांकि उसने इन दिनों कई लोगों को नाराज किया है, लेकिन जरूर से ऐसे बहुत कम लोग हैं जो 100 करोड़ इंडियन सिक्कों से उसका जीवन खरीद सकते हैं। तुम्हें यहां किसने भेजा? आयान ने गहरी आवाज में पूछा। हाँ, वैसे भी तुम पहले ही मर चुके हो, इसलिए तुम्हें बताना ठीक है। यह चिराग का परिवार है, हत्यारे ने कहा। यह सुनकर आयान तुरंत समझ गया। इससे पहले
रिया के लिए चिराग के साथ विवाह अनुबंध को निपटाने के लिए उसने चिराग को रिंग में सीरियस रूप से घायल कर दिया था। और यहां तक कि जब उसने भूपेंद्र को स्थापित किया तो चिराग को दीवार में लात मार दी थी। लेकिन उसके बाद चिराग का परिवार उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए कभी नहीं आया। पहले तो आयान ने सोचा कि राजवीर ओबरॉय ने समझौता करने के लिए आगे आकर इस मामले को दबा दिया। अप्रत्याशित रूप से चिराग की परिवार ने उसकी हत्या करने के लिए एक हत्यारे को किराए पर लेने के लिए गुप्त रूप से आसमान छूती कीमतें खर्च की। इस बार मैं सच में लापरवाह था। इस समय हत्यारा फिर से बोला, लड़के, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बारे में क्या खास है। तुम चिराग के परिवार को तुम्हें मारने के लिए 100 करोड़ खर्च करने दे सकते हो। जब से मैं 9वें रैंक के दायरे में पहुंचा हूं, मैंने इसे कभी नहीं छोड़ा है। लेकिन यह काम सच में आसान है। अब मेरे लिए मर जाओ। अचानक हत्यारे पर जानलेवा इरादे बढ़ गए, अंतिम वार पूरा करने के लिए तैयार। हाँ। हालांकि इस समय आयान ने कुछ बड़ा मजाक सुना था और बेलगाम हंसी का एक विस्फोट किया। बेटा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? उसकी हंसी ने हत्यारे को ऐसा महसूस कराया कि उसका अपमान किया गया था और खंजर पकड़े हुए हाथ को रोकने के अलावा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर किलर, क्या तुमने कभी एक शब्द सुना है? खलनायक बहुत सारी बातों के कारण मर गया। अगर तुमने मुझे उस वार में मार दिया होता तो मुझे लगता है कि यह एक लाश होती। लेकिन अब मैं मर गया। लेकिन तुम उठो। जैसा कि उसने कहा, आयान ने उसे एक शानदार मुस्कान दिखाई, लेकिन उसकी आंखें म्यान की तरह फट गईं। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।